बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 1 और 2 मई 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र इस श्रृंखला से पहली बार जुड़े हैं, आपको बता दूं, डेली करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला के तमाम पीडीएफ फाइल को आप बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको इस सीरीज का सारा पीडीएफ फाइल निःशुल्क मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न था कि उद्यान निदेशालय भारत सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बताया था कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बने तो सारे विकल्पों को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। जैसे हमारा पहला विकल्प है कि लीची और मशरूम उत्पादन में पहले स्थान पर है। क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया बिहार के संदर्भ में, तो विकल्पों में सिर्फ और सिर्फ बिहार की ही बात होगी। तो विकल्प नंबर ए है कि लीची और मशरूम उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर है, तो ये कथन हमारा सत्य है। आलू उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। आम और शहद उत्पादन में चौथे स्थान पर है। केला उत्पादन में बिहार 7वें स्थान पर है। तो सारे विकल्प सही हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बीपीएससी के दृष्टिकोण से इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। हालांकि इस तरह के जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरह के पोस्टर के माध्यम से हमारी टीम के द्वारा आप लोगों को टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उपलब्ध कराया जाता है। ध्यान रखें, इस तरह के पोस्टर में बहुत सारी जानकारियां छिपी रहती है। निश्चित तौर पर यहां से एग्जाम में आपको हेल्प मिल सकता है। तो इस तरह के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, या फिर आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। ध्यान रखें, इस सीरीज में बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। निश्चित तौर पर यह बिहार की सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अभी आप सभी को पता होगा कि बिहार में अब जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया होगी और इस एग्जाम को बीपीएससी अर्थात बिहार लोक सेवा आयोग कंडक्ट करेगी। ध्यान रखें, इस सीरीज से निश्चित तौर पर बिहार की सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको हेल्प मिलेगी। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में किस जिले के शास्त्री नगर में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना जिले के शास्त्री नगर में किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि बिहार के 22वें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना के शास्त्री नगर में एक नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया। हालांकि उद्घाटन के अतिरिक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना कि इस नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र के परिचालन हेतु भवन निर्माण विभाग एवं बिहार योग विद्यालय मुंगेर के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। यानी कि जो अभी हाल ही में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन हुआ है, इसके परिचालन हेतु, इसके संचालन हेतु अभी हाल ही में बिहार योग विद्यालय मुंगेर के बीच एक समझौता हुआ है। किनके द्वारा? तो आपको ध्यान रखना, बिहार भवन निर्माण विभाग और बिहार योग विद्यालय के बीच में एक समझौता हुआ है। दरअसल आप यहां पर इस वाले पॉइंट को भी याद रखेंगे कि बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर को दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय माना जाता है। इसकी स्थापना से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, या फिर यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि भी हाल ही में ये योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन हुआ है, तो निश्चित तौर पर यहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। क्योंकि अब बीपीएससी में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो चीजें चर्चा में रहती है, तो उनसे संबंधित तथ्यों को भी रिलेट करके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ऐसे में आप यहां से ध्यान रखेंगे, बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना स्वामी सत्यानंद ने सन 1964 में मुंगेर में गंगा नदी के तट पर किया था। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। और ये दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय होने का दर्जा इसे प्राप्त है, जो कि मुंगेर में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और संस्थापक जो इसके थे, ये स्वामी सत्यानंद थे। और इसके अतिरिक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना, चूंकि यहाँ पर चर्चा हो रही योगा की, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है और वर्ष 2022 में इसका 8वां संस्करण मनाया गया। हालांकि यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 8वां संस्करण का थीम या फिर इसका विषय क्या था। तो 2022 में इसके 8वें संस्करण का जो निर्धारित थीम था, ये था योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के लिए योगा ही इसका 2022 का निर्धारित थीम था। इस तरह के जो भी तथ्य यहाँ पर आपको इस सीरीज के माध्यम से देखने को मिलता है, निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2020 से ये सीरीज चला जा रहा है करंट अफेयर्स का। निश्चित तौर पर बिहार की सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं। इसका प्रूफ भी हमने कई बार आपको दिया। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि प्रत्येक दिन आप आधा घंटा समय निकाल कर इस सीरीज को फॉलो कीजिए। आप चाहें तो इस सीरीज
को जब आप फॉलो कर रहे होते हैं, जब आप वीडियो देख रहे होते हैं, इसे अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए। अगर आपके पास समय का अभाव है, पर्याप्त समय नहीं है, तो बीपीएससी मेकर ऐप पर ये तमाम सीरीज यानी कि तमाम जो वीडियो हैं इसके पीडीएफ फाइल निःशुल्क वहां पर उपलब्ध कराए गए हैं। तो वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड करके चीजों को आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आप अगर इसे रेगुलर फॉलो करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, ये यहां से ध्यान रखें। फिलहाल अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में बिहार के किस जिले के मोती झील में पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित हुई है। प्रश्न पूछा गया कि मोती जो झील है ये कहां पर है जहां पर पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित हुई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। संबंधित तथ्यों की बात करें तो हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतीपुर नहीं बल्कि मोतिहारी के मोती झील में पहली बार राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन किया गया। और आपको यहां पर इस बात का ध्यान रखना, ये इस प्रतियोगिता का 10वां संस्करण था और इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा किया गया। 10वें संस्करण का उद्घाटन जो था ये बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार द्वारा किया गया। हालांकि यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें, प्रश्न में भी हमने इंडिकेट कर दिया पहली बार। यहाँ पर पूर्वी चंपारण में ये कह सकते हैं जो नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता है इसका संस्करण पहली बार यहाँ पर हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो यह 3 दिवसीय प्रतियोगिता थी जिसमें 19 राज्यों की टीम ने भाग लिया। ये आपको ध्यान रखना, 19 राज्य से तकरीबन 700 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था इस प्रतियोगिता में। अब इस प्रतियोगिता के रिजल्ट की बात करें, किस राज्य को कौन सा पुरस्कार मिला, वो पूरा का पूरा ब्यौरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। निश्चित तौर पर बिहार से संबंधित जो खेल और खिलाड़ियों वाले प्रश्न होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। रही बात यहाँ पर बिहार से संबंधित खेल और खिलाड़ियों की, तो ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, ये 10वां संस्करण था ये ड्रैगन बोट प्रतियोगिता का। तो राष्ट्रीय प्रतियोगिता से निश्चित तौर पर एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो अभी हाल ही में जो इसका 10वां संस्करण आयोजित हुआ, सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुष कैटेगरी की विजेता और पदकों के बारे में यहाँ पर हमने लिखा है। और पुरुष कैटेगरी में सबसे पहले हम बात करें तो उत्तराखंड को गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक मिला पुरुष कैटेगरी यानी कि मेल कैटेगरी में। सिल्वर मेडल अर्थात रजत पदक की बात करें तो झारखंड को मिला। जबकि बात करें हम ब्रॉन्ज अर्थात कांस्य पदक की तो जम्मू एंड कश्मीर ने इसे अपने नाम किया। जबकि वहीं पे हम बात करें महिला वर्ग में तो गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक बिहार को मिला, झारखंड को सिल्वर और केरल को ब्रॉन्ज अर्थात कांस्य पदक मिला। जबकि मिक्स्ड इवेंट की बात करें तो बिहार को स्वर्ण पदक इसमें मिला। तो तीनों कैटेगरी के बारे में आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। पूर्वी चंपारण जिले की बात करें तो बिहार वाले मैप पर आप यहाँ पर पूर्वी चंपारण जिले की स्थिति को देख सकते हैं। पूर्वी चंपारण जिले की बात करें, यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि पूर्वी चंपारण जिले की सीमा कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो आप यहाँ पर मैप पर देखकर आप काउंट कर सकते हैं। एक है सीतामढ़ी, दूसरा देखिए यहाँ पर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, एक है सीतामढ़ी, दूसरा है शिवहर, तीसरा हमारा हो जाएगा मुजफ्फरपुर, चौथा हमारा हो जाएगा गोपालगंज और पांचवा हमारा हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना कि पूर्वी चंपारण जो जिला है ये कुल मिला के 5 अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। जबकि आप यहाँ पर जो देख रहे हैं पश्चिमी चंपारण, तो पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला है, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी चंपारण में ही बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। जबकि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जो बनाने की घोषणा हुई है ये कैमूर में स्थापित किया जाएगा। ये घोषणा बिहार सरकार के द्वारा किया गया था। बिहार राज्य की स्थापना की बात करें तो बिहार की स्थापना हुई थी बंगाल से अलग करके 1912 में और ये भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। चूंकि आप बिहार से संबंधित हैं, बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, तो ऐसे में ये भी ध्यान रखेगा अपना जो बिहार है ये भारत का 12वां राज्य है। अभी हाल ही में बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था विस्तृत तौर पर हमने आपको जानकारी दिया था। युवा शक्ति बिहार की प्रगति इस वर्ष 2023 की 111वें बिहार स्थापना दिवस की थीम थी। जबकि पिछले वर्ष 2022 में जो बिहार का 110वां स्थापना दिवस मनाया गया इसका थीम क्या था, तो जल जीवन हरियाली इसका निर्धारित थीम था। ये सारी बातें आपको इस सीरीज के अंतर्गत जानकारी के तौर पर दी गई थी। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आप सभी को याद होगा। फिलहाल अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि इट राइट मिलेट मेला का आयोजन पटना बिहार में हाल ही में किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री द्वारा किया गया। प्रश्न पूछा गया कि बताएं कि बिहार के उद्योग मंत्री कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मौजूदा समय में बिहार के उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ।
अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग बिहार सरकार ने नाबार्ड द्वारा प्रायोजित पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से ऊर्जा भवन पटना में इट राइट मिलेट मेला का आयोजन किया गया। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ऊर्जा भवन पटना में ये इट राइट मिलेट मेला का आयोजन किया गया। और इस मेले के उद्घाटन की बात करें तो बिहार के मौजूदा उद्योग मंत्री शमीर कुमार महासेठ द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अभी मैंने जानकारी दिया था कुछ समय पहले कि 2022 में, आपको ध्यान होगा 2022 में 16 अगस्त को नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। और आपको ध्यान रखना है कि इनसे पहले बिहार के जो उद्योग मंत्री थे वे थे सैयद शाहनवाज हुसैन, लेकिन 16 अगस्त को जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ जिसके बाद बिहार के नए उद्योग मंत्री बने समीर कुमार महासेठ। अभी हाल ही में इन्हीं के द्वारा पटना में ऊर्जा भवन में इट राइट मिलेट मेला का आयोजन किया गया। ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। जबकि हम बात करें यहाँ पर विकल्प नंबर डी में जो आप देख रहे हैं विजय कुमार चौधरी को, तो आपको हमने जानकारी दिया है कि विजय कुमार चौधरी मौजूदा समय में बिहार के वित्त मंत्री हैं। आपको ध्यान रखना है, इस तरह से भी एग्जाम में तथ्य या फिर प्रश्न पूछे जा सकते हैं मंत्रियों से संबंधित खास करके। अभी हाल ही में 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा। और जो नया बजट है जो भी हाल में पेश किया गया, इसमें सर्वाधिक राशि शिक्षा के लिए जारी किया गया या फिर आवंटित किया गया है। ये सारी बातें आपको याद होगा निश्चित तौर पर अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं जितने भी छात्र बिहार में खास करके 2023 की बात करें, 2023 में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं बिहार में आयोजित होना है इसको लेकर अगर तैयारी में लगे हैं तो एक करंट अफेयर्स की एक्सपेक्टेड सीरीज चलाई जा रही है जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है। अब तक इसका 5 पार्ट चैनल पर अपलोड हो चुका है। जिस प्रकार से आपके बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहां से 40 प्रश्न होते हैं, तो हुबहू एग्जाम वाली फील देने के लिए हमने इसे डिजाइन किया है। निश्चित तौर पर आप इसे बीपीएससी मेकर यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर इन सारे टेस्ट को देख सकते हैं। इसका ऑनलाइन टेस्ट आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। इस सीरीज से निश्चित तौर पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा। और बात करें इसके पीडीएफ फाइल की, तो इसका पीडीएफ फाइल आप बीपीएससी मेकर ऐप पर ही 69वीं बीपीएससी वाले कोर्स के तहत जो करंट अफेयर्स का टेस्ट सेक्शन है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि अगर हम बात करें इस एग्जाम की, जो 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है यह 30 सितंबर 2023, तो एग्जाम को ध्यान रखते हुए इस सीरीज को आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। निश्चित तौर पर यहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। अब यहाँ पे हमारा अगला है चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में मनाम दुराई मिट्टी के बर्तनों को भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग मिला है। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न बने तो सारे विकल्पों को पढ़ना है। जैसे हमारा पहला विकल्प है यह तमिलनाडु से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सत्य है। जबकि बात करें विकल्प नंबर बी की, यह केरल से संबंधित है, ये कथन हमारा असत्य है। विकल्प नंबर सी है कि जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है। तो किसी वस्तु या फिर उत्पाद को जो जीआई टैग मिलता है निश्चित तौर पर वो 10 वर्ष के लिए ही दिया जाता है। उसके बाद से दोबारा से उस वस्तु को जीआई टैग दिलाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। और यहाँ पे हमारा अगला है विकल्प जीआई टैग रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई में है, तो ये भी यहाँ पर कथन सत्य है। तो 3 कथन सत्य है। इस दिशा में हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में मनम दुराई या फिर मनाम दुराई मिट्टी के बर्तनों को भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग प्रदान किया गया है। दरअसल आपको ये ध्यान रखना कि ये मनम दुराई जो है ये तमिलनाडु के शिवगंगा जिले से संबंधित है या फिर यहीं पर स्थित है। यहीं के मिट्टी के बर्तनों को अभी हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। और अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही, आई थिंक 3 से 4 दिन पहले ही हमने आपको जानकारी दिया था कि हाल ही में तमिलनाडु के कुंभुम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है। यह भी तमिलनाडु से ही संबंधित है। अब यहाँ पर बात हो रही है जीआई टैग की, तो जीआई टैग के बारे में एक अहम जानकारी है कि दार्जिलिंग चाय पहला भारतीय उत्पाद था जिसे कि भौगोलिक संकेतक या फिर जीआई टैग दिया गया था। और किसी वस्तु या फिर उत्पाद को 1999 के एक्ट के आधार पर 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। ये सारी बातें हमने कई बार आपको दिया है। साथ साथ जीआई टैग के बारे में वही सारी जानकारी यहाँ पर भी दर्शाई गई है। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि किसी वस्तु को जो जीआई टैग मिलता है उसे एक अलग पहचान मिलती है, यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है उसकी आसान होती है और इंटरनेशनल लेवल पर उसे एक अलग पहचान मिलती है। और बात करें हम यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो मरचा चावल 2023 में जीआई टैग प्राप्त करने वाला बिहार से 6ठा कृषि उत्पाद है। हालांकि बिहार के जो उत्पादों को अब तक जीआई टैग मिला है वो सारी जानकारी हमने यहाँ पर आपके समक्ष रखा है। अब तक बिहार को 3 क्षेत्र में या फिर 3 कैटेगरी में जीआई टैग मिला है। एक तो है खाद्य पदार्थ कैटेगरी में एक ही उत्पाद है सिलाव खाजा।
और वहीं पे हम बात करें हस्तकला की, तो हस्तकला के क्षेत्र में 5 हस्तकला को जीआई टैग दिया गया है। जबकि बात करें एक और अन्य कैटेगरी कृषि की, तो अभी तक आपको ध्यान रखना है कृषि के क्षेत्र में शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान, मिथिला मखाना, इन 5 उत्पादों को जीआई टैग दिया जा चुका था। लेकिन अभी हाल ही में 2023 में आपको ध्यान रखना पश्चिमी चंपारण के चनपटिया प्रखंड की, जो कि मरचा चावल का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, और यहीं के मरचा चावल को जो कि कह सकते हैं जीआई टैग से सम्मानित किया गया, और ये बिहार से जीआई टैग प्राप्त करने वाला छठा कृषि उत्पाद है। ये आपको यहाँ से नोट कर लेना है, अति महत्वपूर्ण है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा किया गया। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जानकर दे दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में राजधानी रांची से राज्य की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त ये भी आपको ध्यान रखना है, इस सेवा के लिए रेड बर्ड एयरवेज के एक विमान को लीज पर लिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से डायरेक्टली प्रश्न आप देख रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे बुक भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में, डायरेक्टली प्रश्न जो भी रहते हैं, जो भी मतलब कहने का सेंस यहाँ पर ये हमारा है, जैसे मान लीजिए झारखंड सरकार द्वारा भी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई, तो ये तो प्रश्न बहुत आसान है। लगभग सभी लोग, मान लीजिए अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 1000 विद्यार्थी जो भी करंट अफेयर्स से पढ़ रहे हैं, जो डेली फॉलो कर रहे हैं, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि 900 से अधिक विद्यार्थी ये पढ़ चुके होंगे कि अभी हाल ही में एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत झारखंड सरकार द्वारा की गई और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये सेवा के लिए किस एयरवेज को चुना गया, फिर किस एयरवेज के विमान का चयन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। महज मान के चलिए अगर 10% विद्यार्थी भी पढ़ते हैं और ये यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए, तो आप समझ सकते हैं कि 10% विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कर पाएंगे। बीपीएससी अब इस तरह से प्रश्न को पूछ रही है, इस तरह से एग्जाम में प्रश्न को सेट किया जा रहा है, तो इस चीज को भी मतलब रिलेट करके चीजों को ध्यान रखना है। तो इस सेवा के लिए रेड बर्ड एयरवेज के एक विमान को अभी हाल ही में लीज पर लिया गया है, और इसकी जो शुरुआत हुई है ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर किया गया हेमंत सोरेन के द्वारा। ये यहाँ पर ध्यान रखना है। चूंकि यहाँ पर झारखंड की बात हो रही है, तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे ये भी आपको ध्यान रखना है। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। झारखंड की स्थापना की बात करें तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी। हालांकि आप लोग सभी जानते होंगे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड की स्थापना हुई थी, और बिहार की जो संपूर्ण भूभाग थी, यानी कि बिहार और झारखंड जब सम्मिलित क्षेत्र था, तो सम्मिलित क्षेत्र का 46% भूभाग के साथ झारखंड राज्य गठित हुआ था, और पहले मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी। ये सारी जानकारी हालांकि हमने दिया है। फिलहाल अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला पॉइंट होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2022 में झारखंड के देवघर में उड़ान योजना के तहत बने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। अभी हाल ही में जुलाई 2022 में इसका उद्घाटन किया गया था। हालांकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना, उड़ान योजना के तहत निर्माण होने वाला यह देश का 68वां एयरपोर्ट है। उड़ान योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में उड़े देश का आम नागरिक योजना के नाम से हुई थी। ये सारी बातें एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला छठा प्रश्न है कि हाल ही में माना गांव को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। बताएं कि यह किस राज्य का एक गांव है। हालांकि अब तक आप लोग पढ़ रहे थे कि माना गांव भारत का सबसे अंतिम गांव है, लेकिन ये चीजें अभी बहुत ज्यादा खबरों में है। अब से आप जान पाएंगे कि माना गांव को भारत का पहला गांव का दर्जा मिला है। निश्चित तौर पर अगर आप इस चीज को एक दिन अगर मिस कर दे रहे हैं, देखिए मान लीजिए आपने कुछ समय पहले पढ़ा होगा कि माना गांव भारत का सबसे अंतिम गांव है। अभी एक दिन का अगर इस सीरीज का करंट अफेयर्स आपका छूट जाता तो आपको वही याद रह जाता कि माना गांव भारत का सबसे अंतिम गांव है। लेकिन हाल ही की घोषणा के आधार पर जो ये बोर्ड लगाया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड में भी, हालांकि इसको हम बड़ा करके भी आपको दिखाने वाले हैं, तो माना गांव जो है भारत का पहला गांव होने का दर्जा इसे प्राप्त हुआ है। तो ये संबंधित है उत्तराखंड से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इसे आपको रेगुलर फॉलो करना है। अब यहाँ पर इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उत्तराखंड के चमोली जिले में माना गांव को हाल ही में, या फिर चमोली जिले के, में नहीं के यहाँ पर होगा, तो हाल ही में चमोली जिले के माना गांव को हाल ही में भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। हालांकि इस गांव को पहले भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। इस गांव की बात करें तो भारत का माना गांव भारत चीन सीमा पर स्थित है और यह सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इस बॉर्डर पे जो मतलब इस तस्वीर की बात करें, जो ये बोर्ड लगाया गया है, दरअसल ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ब्रो की तरफ से ये लगाया गया है, और आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि फर्स्ट इंडियन विलेज माना, यानी कि भारत का पहला गाँव माना है। तो ये चीजें यहाँ से आपको अपग्रेड कर लेना है, आपको नोट कर लेना है।
अब यहाँ पर हमने जो बॉर्डर संबंधित जो गांवों की बात हो रही है, तो इसको लेकर एक जानकारी कुछ समय पहले आपको दिया था वाइब्रेंट विलेज योजना के बारे में। विस्तृत तौर पर हमने आपको बताया था। हालांकि यहाँ पर अब हम लोग चर्चा करेंगे कि वाइब्रेंट विलेज योजना आखिर है क्या। दरअसल इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इस योजना की बात करें तो इस योजना के तहत 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिले के 46 बॉर्डर ब्लॉक के गांवों को शामिल किया गया है, जिसके तहत सभी गांव का समग्र विकास किया जाएगा। यानी कि बॉर्डर पर जितने भी गांव हैं, इसके लिए जो राज्यों का चयन हुआ है 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, तो बॉर्डर राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के जो भी गांव है उसको विकसित किया जाएगा, समग्र रूप से वहां पर विकास का कार्य किया जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई है। हालांकि इस स्कीम की मदद से या फिर इस योजना की मदद से गांव में स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने के साथ उन क्षेत्रों में टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं इसके उद्देश्य में शामिल है। अब यहाँ पर बात हो रही थी 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की, तो आपको ध्यान रखना इन 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख शामिल है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अर्थात ब्रो के बारे में। अब आप कमेंट करके बताइए कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात ब्रो की स्थापना कब हुई थी। देखते हैं कितने छात्रों को पता है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां प्रश्न के निम्नलिखित में से किस भारतीय मेट्रो ने हाल ही में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 से जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 का विजेता है चेन्नई मेट्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 से जीता है। दरअसल चेन्नई मेट्रो को यह अवार्ड यूनाइटेड किंगडम के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने प्रदान किया है। तो यहां से आपको ध्यान रखना चेन्नई मेट्रो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसी तरह के कुछ मिलते जुलते प्रश्न और भी हाल ही के दिनों में बने हैं, जिसका जिक्र यहां पर हमने किया है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने शामिल किया कि इसके अतिरिक्त अमेरिका के मियामी में आयोजित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 समारोह में सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल गोल्ड अवार्ड प्रदान किया है। जबकि वहीं पर हम बात करें ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड की, तो इससे संबंधित ये वाला पॉइंट है कि शिक्षा अनुसंधान और प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर घनश्याम रॉय को 13 अप्रैल 2023 को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सभी अप्रैल 2023 से संबंधित प्रश्न है, सभी को आप लोग ध्यान रखेंगे, निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 8वें प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स साथ साथ जो टेस्ट सीरीज है, खास करके आपके 69वें बीपीएससी एग्जाम के लिए, वो सभी स्टडी मटेरियल नोट्स आदि को आप बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बीपीएससी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए जो हमने नोट्स लॉन्च किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तमाम जो सिलेबस आधारित नोट्स है वो आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर बीपीएससी वाले कोर्स में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सिलेबस आधारित नोट्स के अतिरिक्त बिहार जीके का भी इसमें सीरीज शामिल है। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज यहाँ पर आपको प्रदान किया जा रहा है, यानी कि दोबारा से आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस सीरीज में आपका बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का एकदम से संपूर्ण संग्रह मिल जाएगा आपके एग्जाम तक। तो ये तमाम स्टडी मटेरियल और नोट्स आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर इस 69वीं बीपीएससी वाले कोर्स में उपलब्ध कराया गया है। इस एग्जाम की प्रस्तावित तिथि की बात करें तो ये प्रस्तावित तिथि है 30 सितंबर 2023, यानी कि जो आयोग ने दिशा निर्देश दिया है इस एग्जाम के बारे में कि 30 सितंबर 2023 को ये एग्जाम होना है। तो इस एग्जाम को लेकर के जो हमारा कोर्स लॉन्च है बीपीएससी मेकर ऐप पर, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तमाम स्टडी नोट्स इसके तहत उपलब्ध कराए गए। इसी में आपका टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। हालांकि इस कोर्स में एक ऑफर भी चल रहा है, तो ऑफर का लाभ लेने के लिए जब आप कोर्स को परचेज कर रहे होंगे तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना है BM100 का, जिसके बाद कोर्स में आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। हालांकि यहाँ पर हम इस ऑफर की बात करें तो यह ऑफर एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो जितना जल्दी हो सके आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। निश्चित तौर पर आप यहाँ पर हमारे टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो इस कोर्स में आपको दिया जा रहा है, इसके माध्यम से हजारों विद्यार्थियों के बीच अपनी तैयारी का आप सही तरीके से आकलन कर पाएंगे। और फिर यहाँ पे हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हालांकि इस वर्ष इस पुरस्कार की स्थापना का 34वीं वर्षगांठ बनाया गया है। और आपको जानकारी दे दूं कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल कहा जाता है। साथ साथ आपको यह ध्यान रखना कि प्रत्येक वर्ष 6 व्यक्तियों को यह सम्मान से सम्मानित किया जाता है। उन 6 व्यक्तियों में से 4 का नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि चारों आंसर यानी कि चारों विकल्प यहाँ पर सही है, A, B, C और D। इस आधार पर इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर E, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक।
अब यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यह पुरस्कार गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के भी नाम से जाना जाता है। इस लिहाज से ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस पुरस्कार की बात करें तो यह दुनिया के 6 भौगोलिक क्षेत्रों में से प्रत्येक में से एक को दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। आपको ध्यान रखना, इन 6 भौगोलिक क्षेत्रों की बात करें तो अफ्रीका, एशिया, यूरोप, द्वीप और द्वीप राष्ट्र, उत्तरी अमेरिका, साथ दक्षिण और मध्य अमेरिका, इन 6 भौगोलिक क्षेत्रों के मतलब 6 व्यक्तियों को यह सम्मान प्रत्येक वर्ष से दिया जाता है। वर्ष 2023 के विजेताओं की बात करें तो कंप्लीट सूची आप यहां पर देख रहे हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2022 नहीं बल्कि 2023 की यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो 2023 में जो इसका 34वां वर्षगांठ मनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। 34वीं वर्ष इस वर्ष मनाई गई है 2023 में। और 2023 के जो 6 विजेता हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जफर किजिलकाया जो कि तुर्की के हैं, उसके बाद एलेसेंड्रा कोराप मोंडुरुकू जो कि ब्राजील के हैं, चिलकवा मोम्बा जाम्बिया, टेरो मस्टोनन फिनलैंड और डेलिमा सिलालाही इंडोनेशिया, डायने विल्सन संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि 2023 के ये विजेताओं की सूची है। और द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज का जो लोगो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही इसका लोगो है, एक रिंग फॉर्म में है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 बार लिखा गया, चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन खोज निकाला है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा नासा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हाल ही में एक परीक्षण के दौरान ह्यूस्टन में अमेरिका के जॉनसन स्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की मिट्टी से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन खोज निकाला, या फिर ऑक्सीजन का मतलब कर सकते हैं वातावरण में ऑक्सीजन को निकाला। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसी पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसा पहली बार हुआ है जबकि चंद्रमा की मिट्टी या फिर धूल से ऑक्सीजन को एक वातावरण में निकाला गया है। ऐसा पहली बार हुआ है, जो कि अमेरिका के नासा के जो जॉनसन स्पेस सेंटर है इसके वैज्ञानिकों द्वारा यह कारनामा किया गया। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है चंद्रमा के बारे में। दरअसल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, चंद्रमा की बात करें यानी कि मून की बात करें तो ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह या फिर नेचुरल सैटेलाइट है। ये बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना, हालांकि सभी छात्रों को इस बारे में जानकारी होगा। अब विभिन्न देशों की जो सरकारी एजेंसियां हैं जहां से एग्जाम में कई बार प्रश्न रिपीट हुए हैं, ऐसे में आपको ध्यान रखना अमेरिकी जो सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी इसका नाम है नासा। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। बात करें रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 25 फरवरी 1992 को। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2003 को। जबकि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 यानी कि 1969 को। ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने हाल ही में कहां पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण अभी हाल ही में उड़ीसा में किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकर दे दूं कि डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने हाल ही में उड़ीसा तट के पास बंगाल की खाड़ी में समुद्र आधारित इंडो एटमॉस्फेरिक बीएमडी इंसेप्टर यानी कि सी बेस्ड इंडो एटमॉस्फेरिक बीएमडी इंसेप्टर मिसाइल की पहली सफल परीक्षण किया है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, उड़ीसा के तट से बंगाल की खाड़ी में जो कर सकते हैं, उड़ीसा का जो तट है वहीं से इसका कर सकते हैं एक सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया। अब इस मिसाइल के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दें, यह मिसाइल दुश्मन की मिसाइल पर 5267 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। ये बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना, जो भी मिसाइल भारत के क्षेत्र में आएगी उसे इस रफ्तार से विध्वंस करने में ये कारगर साबित हो सकता है, इसकी कुछ ये क्षमता है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है डीआरडीओ से संबंधित कि डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। ये बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और हमारा अगला पॉइंट है भारतीय नौसेना से संबंधित। भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 1950 में। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना को एडमिरल कहा जाता है और वर्तमान समय में भारतीय नौसेना प्रमुख है यानी कि एडमिरल जो है यह है आर हरि कुमार। ये ध्यान रखेंगे। हालांकि भारतीय नौसेना से संबंधित एक जानकारी कुछ समय पहले हमने आपको दिया था कि भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता किया है। दरअसल रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसकी जानकारी हमने आपको दिया था कि इसकी स्थापना सीवी रमन के द्वारा 1948 में किया गया था। कहां पर? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। जबकि बात करें सीवी रमन की, तो सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और भौतिकी में जो प्रकाश का प्रकीर्णन है इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से 1930 में सम्मानित किया गया था। ये अति महत्वपूर्ण तथ्य है। ये सारी जानकारी इस सीरीज में आपको रेगुलर दिया जाता है। तो ये प्रश्न की शारजा स्टेडियम ने हाल ही में, यहाँ पे देखिए में नहीं बल्कि यहाँ पर ने होगा,
तो शारजा स्टेडियम ने हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर अपने एक स्टैंड का नाम रखा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन और साथ ही 1998 यूएई की शारजा क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार 2 शतकीय पारी, जिसे कि डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया, इस यादगार पारी की 25वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने तथा उनके सम्मान में प्रसिद्ध शारजा क्रिकेट स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम सचिन तेंदुलकर स्टैंड किया गया है। आप यहां पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। दरअसल अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर का 50वां जन्मदिन भी मनाया गया, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो 1998 में जो वनडे सीरीज चल रही थी क्रिकेट मैच की, तो इसमें सचिन तेंदुलकर ने लगातार 2 शतकीय पारी खेला था, धुआंधार पारी था, जिसे कि डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया था उस वक्त। और इसी पारी की याद में या फिर इसी के सम्मान में जो 25वीं वर्षगांठ अभी हाल में मनाया गया इस पारी का, तो इन्हीं सम्मान में अभी हाल ही में शारजा क्रिकेट स्टेडियम का एक स्टैंड का नाम भी हाल ही में सचिन तेंदुलकर के नाम पर किया गया है। दरअसल सचिन तेंदुलकर की बात हुई यहाँ पर, तो सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, और आपको यहाँ पर इनके बेटे से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर हमने शामिल किया है, क्योंकि अभी खबरों में है तो हमें लगता है कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिकेट नहीं देखते हैं, क्रिकेट प्रेमी नहीं है, तो ऐसे में उन सभी के लिए ये तथ्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमने शामिल कर दिया है कि सचिन तेंदुलकर के पुत्र अर्जुन तेंदुलकर हैं, जो कि इस वर्ष आईपीएल के 16वें संस्करण में मुंबई इंडियंस टीम में बतौर गेंदबाज शामिल है। इस वर्ष आईपीएल की बात करें तो ये इसका 16वां संस्करण आयोजित हो रहा है इस वर्ष 2023 में। और अर्जुन तेंदुलकर जो कि सचिन तेंदुलकर के पुत्र हैं, इसमें मुंबई इंडियंस जो टीम है इसमें शामिल है बतौर गेंदबाज। और मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब 5 बार अपने नाम किया है। सर्वाधिक बार जो विजेता है आईपीएल का जो खिताब का, ये मुंबई इंडियंस है। उसके बाद है सीएसके, जो कि 4 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा अगला 12वां प्रश्न है कि हाल ही में जारी विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों की संख्या कितने मिलियन पहुंच गई है? तो नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर प्रवासियों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 184 मिलियन। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दर्शाया गया कि विश्व विकास रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है, अर्थात वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। और आपको ध्यान है पहली बार ये 1978 यानी कि 1978 में प्रकाशित किया गया था। और इस विकास रिपोर्ट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों की संख्या में 184 मतलब की वृद्धि जो हुई है, ये 184 मिलियन अब पहुंच चुकी है। प्रवासियों की संख्या बढ़कर 184 मिलियन हुई है वर्ल्ड बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर। और ये पूरी दुनिया की अगर हम बात करें आबादी की, तो पूरी दुनिया की कुल आबादी का 2.3% है। ये परसेंटेज भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न पे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यह प्रश्न है कि फिलीपींस के रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया? संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। विस्तृत तौर पर लिखने से फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। और जो बीपीएससी एग्जाम के लिए जो जानकारी हमने आपको दिया टेस्ट सीरीज से संबंधित, ये परीक्षा आपका प्रस्तावित है 30 सितंबर 2023 को। और आपको ध्यान रखना है, समय रहते आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है। और इस कोर्स में तमाम चीज़ें आपको इंक्लूड है, या फिर ये तमाम चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है, जिसमें आपका टेस्ट सीरीज भी शामिल है। और इसे टेस्ट सीरीज या फिर इस कोर्स की बात करें तो इसमें एक ऑफर है, जब भी आप इस कोर्स को परचेज करेंगे तो कूपन कोड अप्लाई करना आपको BM100 का, जिसके बाद इसमें आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।